हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षण का उद्देश्य। ऑडिट के ऑब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे द्वितीयक उद्देश्य। अंकेक्षण का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ये आपने मुझसे पढ़ा कि सब कपट एवं त्रुटि को खोजना तथा रोकना, ये अंकेक्षण का सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त करना। त्रुटि तक हम पढ़ चुके थे। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? कपट, फ्रॉड के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। फ्रॉड के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है SA 240। तो आज हम SA 240 को कंप्लीट करेंगे। SA 240 का नाम है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी in relation to fraud, auditor responsibility in relation to fraud, कपट के संबंध में अंकेक्षक का दायित्व। कपट के संबंध में, कपट के संबंध में अंकेक्षक का दायित्व। सब फ्रॉड को लेकर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240 में बताया गया है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनो। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आखिर कपट का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड, कि कपट का अर्थ क्या होता है। कई बार ये हिंदी में कपट को धोखेबाजी भी बोल सकते हैं, धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं। तो धोखाधड़ी क्या होती है, कपट क्या होता है, इसकी परिभाषा दी गई है फ्रॉड की। और फ्रॉड की परिभाषा किसमें दी गई है? SA 240 में। तो देखो फ्रॉड क्या होता है ये समझना। कोई भी आपका जो काम है वो फ्रॉड है या एरर है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ। कोई भी आपका काम त्रुटि है या कपट है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या तरीका है इसका पहचानने का? भैया आपने ऑडिट करी और कुछ गड़बड़ मिली है आपको। अब वो गड़बड़ जो है वो त्रुटि थी या कपट था, ये कैसे डिसाइड करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो मिथ्या वर्णन है, मिथ्या वर्णन जो है, मिस स्टेटमेंट, वो कपट है या त्रुटि है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्या बोल रहे हो? और छुपाने की कोशिश कौन करता है? छुपाने की कोशिश कौन करता है? जिसने जानबूझकर किया हो। गलती तो अनजाने में हुई है। अगर आपको ये मालूम होता है कि आपसे गलती हो रही है तो आप गलती करते ही क्यों? तो इसका मतलब उसने छुपाया भी नहीं होगा। छुपाया क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं कि उससे गलती हो गई। तो अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो कि ये कपट है या त्रुटि है, तो इसका आधार जो होगा, इसका जो आधार है वो है इरादा, इंटेंशन क्या था। समझ में आ गया क्या? आपको कार चलानी आती है? नहीं आती? आपको आती है? आपको आती कार चलानी? आप कार चला रहे हो,
कार चलाते चलाते आपकी बीवी का फोन आ गया, आप तो शादीशुदा भी हो, और आप थोड़े से टेंशन में आ गए, आपका ध्यान डिस्टर्ब हुआ, सामने एक व्यक्ति आ गया आपकी गाड़ी के सामने और आपने उसको उड़ा दिया और वो मर गया। कैसे हादसे हो सकते हैं? देखो, मैंने भी उड़ाया था एक बार एक आदमी को, और ये सत्य घटना है, ये काल्पनिक नहीं है। मैं विद्याधर नगर से आ रहा था मेरी कार से, रात के 8 सवा 8 बजे की बात है। मैं आराम से मेरी गाड़ी चला रहा था मजे से, मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आवाज आई धड़ाक, और आवाज में ये क्या हुआ, एक आदमी यूं हवा में उछलते हुए दिखा, ये क्या हो रहा है, और वो आके रोड पे गिरा धम। मैं घबरा गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस ब्रेक पे पैर नहीं रखा, फुल एक्सीलेटर नॉन स्टॉप गाड़ी भगा के ले आया। मेरे पीछे धूम 3 पड़ गए, 2-3, वो भी पीछे पीछे। मैं देख रहा हूँ पीछे के शीशे में क्या 3-4 लोग आ रहे हैं मेरे को पकड़ने के लिए। मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं, सीधे ही अपने घर पे आके गाड़ी रोकी। मैंने गाड़ी रोकी, इतने में वो लोग आ गए वहां पे, और साहब मुझे पकड़ने की कोशिश करी। कॉलोनी अपनी थी अब, तो कॉलोनी वाले आ गए, सब क्या हो गया क्या हो गया। बोले साहब ये एक आदमी को उड़ा के आया है अभी। तो मैं कहा रुको, थाने चलते हैं, मैं खुद चलता हूं। अब उड़ा दिया तो उड़ा दिया साहब, क्या करूं, जिसको उड़ाया उसको तो मैं जानता ही नहीं कौन है। मेरा इंटेंशन कोई मर्डर करने का तो था नहीं, हालांकि वो मरा नहीं था आदमी, कुछ नहीं हुआ था उसके, बस उड़ाई था थोड़ा सा, और थोड़े से हाथ पैर छिल गए होंगे। मैं गया सीधा सिपरापत मानसोड़ थाने में, और ले जाके मेरी गाड़ी को वहां खड़ी कर दी। मैं कहा साहब मेरे से एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। जो सामने वाला था वो साइकिल से आ रहा था, गली में से निकला ही अचानक से, रात का टाइम था, मुझे दिखा नहीं, उसको मैंने उड़ा दिया। तो मैंने कहा साहब ये गाड़ी रही है, मैं मेरा, अब जो करना है कर लो। तो पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि वो आदमी कैसा है। मैं कहा ये तो पब्लिक ही बताएगी, मैं तो भाग आया। तो एक पुलिस वाला था वहां पे, वो थोड़ा अच्छा आदमी था, उसने कहा भाई साहब बहुत समझदारी का काम किया, नहीं तो पब्लिक वहीं बालाजी बना दी थी आपको। बोला अब आप निश्चिंत रहो, यहाँ बैठ जाओ। मुझे ना तो जेल के अंदर डाला ना कुछ और, आराम से बिठा दिया। जो लोग आए थे पीछे पीछे उनको डांट पीट के भगा दिया वहां से। फिर पुलिस वाले ने कहा कि तेरा लाइसेंस वाइसेंस दे जा, गाड़ी छोड़ जा, कोर्ट से छुटवा लेना। तो मैं कहा सर ठीक है। आधे घंटे बाद में फोन आया, कोई एफआईआर दर्ज कराने ही नहीं आ रहा, ले जाओ तुम्हारी गाड़ी। ले आया वापस, बस कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मान लो वाकई में ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई आदमी मर जाए, तो क्या आपके ऊपर मर्डर का केस लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा आदमी मरा तो है, आदमी मरा तो है, मर्डर का केस लगेगा क्या? एक्सीडेंट और मर्डर में फर्क होता है। मर्डर करने वाले के पीछे मोटिव होता है, इंटेंशन होता है कि आपने इसका मर्डर क्यों किया। मेरा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, तो वो त्रुटि थी, कपट नहीं था। तो कोई भी गड़बड़ कपट है या त्रुटि है, इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है क्या? इरादा। अगर आपने जानबूझकर किया है, इरादतन किया है, तो बताओ वो क्या है? कपट है। तो कपट की परिभाषा क्या हुई? जानबूझकर किया गया कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य कपट होता है। एक बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ गए? अगर आपने कोई काम इंटेंशनली किया है तो वो कपट हो सकता है, वो त्रुटि नहीं, कपट है। लेकिन जानबूझ के किए गए सारे काम कपट थोड़ी होते हैं। ये बताओ कोई भी आदमी जानबूझकर जो करेगा वो कौन होगा? कहने का मतलब ये है कि कपट कौन कर सकता है?
बताओ कपट कौन कर सकता है? सोचो, आप एक संस्था में ऑडिट करने जा रहे हो, वहां कपट कौन कर सकता है? हाँ, आप कह रहे हो संचालक, तो मैं कह दूं कंपनी के अधिकारी। फ्रॉड कौन कर सकते हैं? कंपनी के अधिकारी। केवल अधिकारी करते हैं क्या फ्रॉड? बताओ। अभी आपसे क्लास लेने से पहले मैं आ रहा था, तो एक आयकर विभाग में मेरा केस चल रहा है, 2.5 करोड़ का केस डिपॉजिट का। मेरी एक पार्टी ने अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए क्या कर दिए, केस जमा करा दिए जमीन बेच के। अब 2.5 करोड़ के ऊपर आप केस जमा कराते हो तो इनकम टैक्स बनता है, और इनकम टैक्स साहूकारी से देते तो 20% टैक्स था, तो 45 लाख रुपए का टैक्स था। अब आपने तो दिया नहीं, हमने पकड़ा है, तो 60% टैक्स। अब तो 2.5 करोड़ का 60% कितना हो गया? 1.5 करोड़ प्लस ब्याज। 2014-15 का मामला था, 7 साल का ब्याज और प्लस पेनल्टी, तो पूरे 2.5 करोड़ की डिमांड आनी है, और बचाव का कोई इलाज नहीं। वो जो करदाता है जिसके पास इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा था, उसने कहा सर आप मेरे लिए भगवान हो, आप बचा लो, नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरे ऑफिस में से बोल के गया वो। मैंने कहा यार ये अजीब बात है। अरे मैंने कहा मैं थोड़ी आयकर अधिकारी हूं, मैंने थोड़ी डिमांड लगाई है। नहीं सर आपको बचाना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा इसमें बचने की कोई ग्राउंड ही नहीं है, सर आप कुछ भी कर सकते हो। है कानून बदल दूं? मैं कहा कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। मैं गया आयकर विभाग, अधिकारी से मिला, बोले ये तो टैक्स भरना पड़ेगा साहब। मैं कहा सर थोड़ा बहुत टैक्स भरवा दो, थोड़ा बहुत आप ले लो, गरीब आदमी मर जाएगा बेचारा। किसान था जी, जमीन बेची थी, जमीन बेच के खा पी के नक्की करा, और आज इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। तो अधिकारी ने कहा ठीक है आप रिप्लाई तो डालो। मेरे पास में कल रात को फोन आया, जो अधिकारी से मैं बातचीत कर रहा था, तो उसके जो गुर्गे बैठे रहते ना जूनियर अकाउंटेंट वगैरह ये सब, वो सुन रहा था, अच्छा लेन देन की बात हो रही है। उसका फोन आया, बोले भाई साहब रिप्लाई मत डालना, क्योंकि ऑनलाइन डाल दिया तो सब खत्म। मैं कहा नहीं डालूंगा। बोले मेरे को मिलना है आपसे। मैंने कहा जाओ, अभी छोटा नहीं शूट भी मिल के गया मेरे से। बोला आप कितना दे दोगे हमें? मैं कहा तो तू बता, फिर मैं पार्टी से उतना मांगूंगा। बोला आप हमको 5 लाख रुपए दे देना। मैं कहा फिर? बोला आपका केस खत्म कर देंगे, 1 रुपये नहीं लगेगा। मैं कहा डन। मेरी पार्टी तो आराम से दे देगी 5 लाख रुपए, और 2.5 करोड़ की बजाय कितने में मामला सेटल हो रहा है। पर मैंने कहा तू करेगा कैसे इस केस को, ये बता। मैं तो सीए हूं, मेरे को एक्ट का सारा नॉलेज है, एक्ट के अकॉर्डिंग तो तू बचा नहीं सकता, और ना तेरा अधिकारी बचा सकता है इसको। बोला सर इसका एक ही तरीका है, अधिकारी के नॉलेज में नहीं आएगा, हम इसको चुपचाप ही सेट कर देंगे। आप तो ये बताओ डन है या नहीं है? मैंने कहा डन है, तो इसको बचा। अब वो कैसे से सेटल होगा? तो कपट कौन कर रहा है यहाँ पे? अधिकारी तो कानो कान खबर ही नहीं है कि क्या हो गया, जूनियर अकाउंटेंट ही खेल खेल गया, सीनियर को तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कपट अधिकारी करते हैं, कपट संस्था में कौन कर सकता है? अधिकारी के साथ कौन कर सकता है बताओ? कर्मचारी भी कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये बताओ, इस सारे प्रखंड में मुझे क्या मिलेगा बताओ? सर फीस ले लेना क्लाइंट से। आप सर आप पार्टी को 5 लाख थोड़ी बताओगे, ज्यादा बताऊं? तो क्या ये कपट नहीं है? बताओ ये कपट है या नहीं है? देखो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी ना, तो मैं जिस गांव से था, हमारे गांव के पास में एक छोटा सा गांव है डाबला नाम से, डाबला। तो वहां पे डाबला के बालाजी हैं, वहां हम जाया करते थे। तो वहां पे क्या कहीं फोटो लगी हुई है कि साहब आपने अगर किसी को दुख पहुंचाया तो आपको इस तरीके से कढ़ाई में तला जाएगा। कढ़ाई में तलते हुए की फोटो है नरक की।
उसमें लिखा होता है रिश्वत देना और रिश्वत लेना। ये भगवान की नजर में एक अपराध है और आपके साथ ये सजा होगी। तो जब मैं शुरू शुरू में सीए बनाना तो मुझे वो चीज अच्छे से याद थी, तो मैं बड़ा विचलित हो जाता था कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ये रिश्वत दे रहा हूं, रिश्वत ले रहा हूं, ये तो गलत बात है और इसका तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर मुझे मेरी बीवी मिली, उसने मुझे गीता का सार समझाया कि हे अर्जुन, तो इनका वध कर, तू क्यों डर रहा है। मेरी वाइफ ने कहा कि आप कोई रिश्वत नहीं दे रहे हो, ना रिश्वत ले रहे हो, आप सरकारी अधिकारी थोड़ी हो, आप तो मीडिएटर हो और ये आपका क्या है, बिजनेस है, आप तो उसके भले के लिए ही कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल भला तो कर रहा हूं क्लाइंट का, तो बस आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो मैंने वो डाबला जो बालाजी का धाम था वहां जाना ही बंद कर दिया और घर में ही देवी की स्थापना कर ली कि इसका ज्ञान सच्चा है। अब बताओ कपट में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, क्या मैं अधिकारी हूं, क्या मैं कर्मचारी हूं, तो मैं कौन हूं, मैं तो थर्ड पार्टी हूं। तो ये मत समझना कि कंपनी में या किसी भी संस्था में कपट सिर्फ अधिकारी या कर्मचारी ही करते हैं। कपट कौन कर सकते हैं, तृतीय पक्षकार, तृतीय पक्षकार, ये लोग कपट करते हैं। तो कपट की परिभाषा क्या हुई बताओ, किसी भी संस्था के अधिकारी, कर्मचारी या तृतीय पक्षकार। और एक और है इसमें, कई बार ये देखा गया कि फ्रॉड और कौन करते हैं, खुद मालिक, खुद रक्षक ही क्या बन के बैठे हैं, भक्षक, वो फ्रॉड करते हैं साहब। तो कपट की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी संस्था के अधिकारी, कर्मचारी, टीसीडब्ल्यूजी या तृतीय पक्षकार के द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य क्या कहलाता है, कपट कहलाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गई, पक्की बात है। ये बच्ची बताएगी, बेटा आप जूनियर अकाउंटेंट तो बनेंगे ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जो भी आदमी डेडिकेशन से पढ़ाई करेगा, आप ये मान के चलना हमारे पढ़ाई से बाहर आएगा भी नहीं, तो आप पक्के बन जाओगे। बस आपको थोड़ा सा क्या लाना है, अपने अंदर सिंसियरिटी लानी है, आलस को त्यागना है। कोई सब्जेक्ट आपको नहीं भी पसंद आ रही है तो भी उसमें जुझारू प्रवृत्ति लाओ, उसके अंदर घुसो, तो आप बनेंगे। अब आप मुझे बताओ कि जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद आप रिश्वत लेंगे क्या, या ईमानदारी से काम करेंगे, ये बताओ। सर मौका मिलेगा तो ल्यूज बॉल पे तो 4 और 6 पढ़ते ही हैं, ऐसा। देखो बच्चों, आप ईमानदारी से काम करो, आपको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, ईमानदारी से काम करो, क्योंकि सरकार आपको इतनी सैलरी देगी कि आपका जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। फिर भी लोग रिश्वत लेते हैं, क्यों करते हैं सर, कपट क्यों करते हैं लोग, बताओ। क्योंकि आप वो सब प्राप्त करना चाहते हो जो आपको नहीं मिल सकता था। समझो, एक सरकारी आदमी फॉर्च्यूनर कैसे लाएगा, 55 लाख रुपए की गाड़ी कैसे ले आएगा वो। अब उसको लानी फॉर्च्यूनर है, गाड़ी तो एल्टो भी है, वही 4 टायर उसमें, वही 4 टायर इसमें, लेकिन आपको फॉर्च्यूनर लानी है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, कपट। अर्थात कपट क्यों किए जाते हैं, अनुचित एवं अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुचित एवं अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु। कोई भी आदमी अगर कपट कर रहा है तो ये मान के चलना कि वो इलीगल और अनजस्टिफाइड बेनिफिट लेना चाह रहा है जो उसको अदरवाइज नहीं मिल सकता था। समझ में आ रही बात आपको, अनुचित या अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के लिए। बोलो समझे नहीं समझे। देखो मैं भी नहीं करता ये सब उल्टे सुलटे काम, लेकिन हमारा तो मजबूरी है। अब मैं अगर मान लो उस क्लाइंट को ये रिश्वतबाजी में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, रिश्वत नहीं दूं, तो क्लाइंट को 2.5 करोड़ का टैक्स देना है, तो मेरा धर्म बनता है मेरे क्लाइंट को बचाना, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। और रही बात मेरी,
तो मैं कोई रिश्वत में एक्स्ट्रा पैसे नहीं जोड़ूंगा। जो 5 लाख रुपए मांग रहा है उसको 5 लाख रुपए ही दूंगा, क्लाइंट को भी 5 लाख बताऊंगा, पर मैं मेरी फीस लूंगा और बोल के लूंगा। समझ लो। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं। आपको अनुचित और अवैधानिक लाभ प्राप्त करना है। अच्छा ये बताओ, आपने अगर गलत तरीके से कोई लाभ लिए हैं, आपका फायदा है? आपका फायदा है तो किसी का क्या है? नुकसान है। यानी आप उसको क्या दे रहे हो? धोखा। यानी कि दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से। अब ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। ये ऐसे 240 के अकॉर्डिंग कपट की परिभाषा है। अब इसको एक साथ लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूं। कपट का तात्पर्य क्या है? किसी भी संस्था के अधिकारी, कर्मचारी, तृतीय पक्षकार या टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जो दूसरे को धोखा देने के इरादे से किया जाता है, जिससे कि वो अनुचित और अवैधानिक लाभ प्राप्त कर सके। क्या कहलाएगा? कपट कहलाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कपट की परिभाषा समझ में आ गई। अब मैं आपको आज चोरी करना सिखाऊंगा। देखो ये जरूरी है, क्योंकि आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपके मन में भी है कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ फ्रॉड तो करूं। देखो, फ्रॉड में और डकैती में फर्क होता है। आपके पास में कैश पड़ा, आप उठा के ले गए, ये तो डकैती हो गई तरीके से। तो अब मैं आज आपको कपट करने के तरीके सिखाऊंगा कि कपट किस तरीके से किया जाएगा। तो आज आपको कपट की ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों कपट कैसे करेंगे। पहले ये समझ लो कपट होता कितने प्रकार का है। कपट के प्रकार, कपट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे कपट होते हैं, और ये प्रकार भी किसमें दिए हुए हैं? ऐसे 240 में। कपट दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों, सिर्फ 2 प्रकार के कपट होते हैं। एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक होता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। 2 प्रकार के कपट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे 240। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, और इसको बोलते हैं संपत्तियों का गबन, संपत्तियों का गबन। कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन और संपत्तियों का गबन। समझ में आ रही है क्या बात? अभी देखो, थोड़े दिन पहले मैंने को मनीष सर ने क्या कहा कि यार जुगल अपने क्या है बुक्स में प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको सेट कर। लेखा पुस्तकों में क्या करूं? हेरा फेरी। बताओ ये वाला फ्रॉड कौन करेगा? मनीष सर की मैं? मेरे क्या फर्क पड़ता है? सर्जन में लॉस आए तो ठीक, प्रॉफिट आए तो ठीक। मैं कोई मालिक थोड़ी हूं, मैं तो फैकल्टी हूं, पढ़ाने आता हूं। फर्क किसके पड़ेगा? फर्क किसके पड़ेगा? मालिक के, मेरे थोड़ी पड़ेगा, मैं तो कर्मचारी हूं। आज सब सर्जन में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, विनोद जी के क्या फर्क पड़ना है? हिमांशु के क्या फर्क पड़ना है? अगर मैं कपट करूंगा, कर्मचारी कपट करेगा, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मेरा इंटेंशन तो एक ही रहेगा कि ये मार्कर को पार करके ले जाऊं, ताकि दूसरे पड़ोस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनको सस्ती रेट में बेचाऊं। भाई 150 का आता है तो 50 रुपए दे दे यार। रोज का एक मार्कर कर भी अगर मैं लेके जाऊंगा तो 50 रुपए डेली की कमाई हो गई। 50 × 30
कितने रुपए कमा लिए? 1500। 1500 रुपए का मैं अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन दूंगा। 60 साल तक मुझे काम करना है, 61वें साल से 5000 रुपए की पेंशन शुरू ताउम्र। बताओ है कि नहीं है फायदे की चीज? क्या मैं लेखा पुस्तकों में रेफरी करूंगा? मुझे क्या मतलब है? तो बताओ संपत्तियों का गबन कौन करेगा? मालिक करेंगे क्या? क्या मनीषरे मारकर को पार करके ले जाएंगे? है ही उनका। चोरी करेंगे गाय को? ये कैमरा ले जाएंगे क्या? है ही उनका। ये तो कौन करेगा चोरी चकारी? कर्मचारी। तो संपत्तियों का गबन कौन करेगा? कर्मचारी। ये किसके द्वारा किया जाता है बताओ? कर्मचारी द्वारा। इसलिए हम इसे एम्प्लॉय फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कर्मचारी कपट। इसलिए हम इसको एम्प्लॉय फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, लेखा पुस्तकों में हेराफेरी कौन करेगा? कर्मचारी को कोई मतलब ही नहीं है। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी कौन करेगा? प्रबंधक। ये फ्रॉड कौन करेंगे बताओ? प्रबंधक के द्वारा। इसलिए हम एक और नाम से जानते हैं इसको। क्या नाम से? मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड। यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? बताओ, यहां तक की बातें समझ में आ रही है कि कपट दो प्रकार के होते हैं, या तो लेखा पुस्तकों में हेराफेरी या संपत्तियों की चोरी। संपत्ति की चोरी कौन करेंगे? कर्मचारी। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी कौन करेंगे? प्रबंधक। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर बात आती है साहब, ये जो कपट पढ़ रहे हो आप मेरे से, कौन सा? कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन जो प्रबंधक करेंगे। कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन। बताओ प्रबंधक कैसे कपटपूर्ण तरीके से बैलेंस शीट P&L को प्रेजेंट करेंगे? वित्तीय प्रतिवेदन का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप अपने बैलेंस शीट P&L को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? बताओ। देखो, ये तो हम खुद फील करते हैं। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं, जब भी उनको बैंक से लोन लेना होता है तो साहब अपने बारे में क्या बताते हैं? अरे साहब हमारा बिजनेस इतना शानदार चल रहा है, इतनी कमाई करी है हमने, क्योंकि उनको लोन लेना है। लेकिन जो ही बात आती है इनकम टैक्स देने की, अरे साहब कोरोना आ गया, धंधे कहाँ हैं, मरे पड़े हैं, ये तो और लोगों का पेट भरने के लिए फैक्ट्री चला रहे, नहीं तो कल ही बंद कर दे हम तो। इसका मतलब बैलेंस शीट भी अलग अलग तरीके से बनती है। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के। ये दिखाने की बातें हो रही हैं, वो भी फ्रॉडुलेंट। जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में नहीं हो रहा है। ये जानबूझ के आप लाभ आने खाते में लाभ क्या दिखा रहे हो? कम दिखा रहे हो। तो ये 3 तरीके से होता है बच्चों। कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। एक क्या कर सकते हो आप? लेखा पुस्तकों में हेराफेरी। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक तो आप लेखा पुस्तकों में हेराफेरी करके बैलेंस शीट P&L को अलग ही तरीके से दिखा दोगे। कोई माल खरीदा ही नहीं पर परचेज के बिल ले लिए, खर्चा हुआ ही नहीं पर खर्चा दिखा दिया। इस तरह की हरकतें करके आप कपट कर सकते हो। आप कहें सर इसमें चोरी किसकी हुई? चोरी कोई संपत्ति की नहीं हुई, पर टैक्स की चोरी हो गई। तो कपट ही है। दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग करते हैं यहां पे फ्रॉड? सर आप चोर हो? नहीं नहीं, हम चोर नहीं है, चोरों के शहंशाह हैं। चोर तो हमारे यहां से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, पूछते हैं सर हम चोरी कैसे करें। तो जितने भी इंस्टीट्यूट वालों हैं उनको हम बताते हैं, देखो तुम्हें हम सिखाते हैं कैसे करो, कि बच्चों को रसीद दो ही मत, पैसा फीस का आया, क्या आया बताओ? कैश। आजकल ये पेटीएम एटीएम ये थोड़ी टेंशन वाले मैटर हो गए। कैश आया, ऊपर की ऊपर ही खा पी के नक्की। तो हम बच्चों को क्या करते हैं? कार्ड बना देते हैं।
छोटा सा, तो भाई कार्ड ये बस जो है, रसीद वसीद कुछ नहीं देते, ऊपर के ऊपर आया और ऊपर के ऊपर ही खाया। समझ गए? बुला दी, एंट्री बुला दी, लेखा पुस्तकों में दर्ज ही नहीं कर रहे। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? जानबूझकर, जानबूझकर बुलाना, जानबूझकर बुलाना लेखा प्रविष्टि में, इंटेंशनल ओमिशन। एंट्री मत करो, दिखाओ मत, तो ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? समझ में आ रहा है? आपको ऑडिट कौन पढ़ा रहा है? इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास? मेरी बीवी पढ़ा रही है, मैं नहीं पढ़ा रहा। बताओ, उसके बिना ऑडिट संभव है क्या? मेरी बीवी पढ़ा रही है आपको, क्योंकि सर्जन से जो सैलरी मिलती है ना मुझे, वो मेरे नाम से नहीं लेता मैं। किसके नाम से लेते हैं? सर ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा क्यों करते हैं? उसका कारण है, देखो, मान लो सर्जन में 15 लाख के प्रॉफिट आए, तो 15 लाख के ऊपर टैक्स कितना बन गया? कंपनी में तो सीधी रेट है कितनी? 30%। 4.5 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा हमको, ये नहीं दिया जाता हमसे। तो अब इसकी चोरी कैसे करें? और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए कि आयकर विभाग वाले भी पकड़ के बता दें। तो हम क्या करेंगे? इस 15 लाख के प्रॉफिट के सामने खर्चे डाल देंगे। हमारी जो भी बीबियां हैं, मतलब जो भी बीबी है, उनके नाम से सैलरी दिखा देंगे। ठीक है? जैसे हम 4-5 लोग हैं यहाँ पे, तो 4-5 बीबियां हो गई, उनके नाम से सैलरी दिखा देंगे, जबकि सैलरी दे नहीं रहे उनको। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरी वाइफ के नाम से पूरी साल में मैंने कितने रुपए ले लिए? 5 लाख। तो बताओ प्रॉफिट कितना बचा? 10 लाख। मनीष सर ने अपने वाइफ के नाम से कितने ले लिए? 5 लाख। मधुसूदन सर ने वाइफ के नाम से ले लिए कितने? 5 लाख। सरकारी आदमी है, खुद के नाम से वैसे ही पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि पता चला आय से अधिक संपत्ति, फंस गए अंदर। समझो ना आप? 15 लाख गए, इनकम कितनी बची? 0। 0 का 30% कितना हो गया? 0। अब बात करते हैं, ये इनकम हमारी वाइफ की हो गई। मेरी वाइफ की इनकम कितनी हुई? 5 लाख। 5 लाख तक टैक्स लायबिलिटी कितनी है इंडिविजुअल के लिए? 0। 5 लाख तक की छूट है, टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो बताओ कितना टैक्स दिया हमने? किसी ने कोई भी टैक्स नहीं भरा, किसी ने कोई भी टैक्स नहीं भरा। बताओ बचा लिए नहीं बचा लिए? बचा लिया ना? ऐसे काम करते हैं हम लोग, मतलब चोरी भी कर रहे हैं तरीके से, प्लानिंग के साथ। इसको कहते हैं अपन लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी। दूसरा तरीका समझ में आ गया। तीसरा तरीका, जानबूझकर, जानबूझकर गलत लेखांकन नीति का प्रयोग। जानबूझकर गलत लेखांकन नीति का प्रयोग। मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूं? गलत लेखांकन नीति का प्रयोग कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात आपके? जानबूझकर। मुझे अच्छे से मालूम है कि हमें डेप्रिसिएशन किससे लगाना था? WDV से, पर हमने जानबूझ के किससे लगाया? SLM से, ताकि प्रॉफिट सेट हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं? कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन कर सकता हूं। तीनों तरीके समझ में आ गए? इनमें से जो काम का तरीका है वो कौन सा है? लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी, जो अलग से और पूछ सकते हैं। अब इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी लोग क्यों करते हैं? वाई, क्यों करते हैं बताओ? और कैसे करते हैं? हाउ। लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तो पहले क्यों का आंसर दूं। कोई भी आदमी लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी क्यों करता है बताओ? ये अपने देश की प्रॉब्लम है। चाइना में इनकम टैक्स है ही नहीं,
वहां पे मालूम है क्या है, खर्चों के ऊपर टैक्स है। आप कोई भी खर्चा करोगे, जैसे हमने ये बिल्डिंग किराए पे ली, तो ये हमारा खर्चा है ना, उसी के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो वहां चोरी होती नहीं। अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अपने यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रगतिशील आधार पे टैक्स है। प्रगतिशील आधार समझते हो, कि जो जो आप प्रोग्रेस करोगे आपका टैक्स भी प्रोग्रेस करेगा। अब सरकार ये कहती है कि भाई जो 5 लाख रुपए नहीं कमाता पूरी साल के, उस बेचारे को गरीब मानते हुए छोड़ दो, क्योंकि वो खाएगा कि सरकार को चुकाएगा, इतना ही तो कमाता है। लेकिन जो 5 लाख से ज्यादा कमाएगा, तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का टैक्स स्लैब है 20%, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और कोई मेरे जैसा 10 लाख से ज्यादा कमाता हो तो 30%। हाईएस्ट टैक्स रेट है अपने इंडिया में 30%, कि 30% टैक्स देना पड़ेगा, बताओ। तो कर इतना ज्यादा है, इससे लोग कर की क्या करते हैं, चोरी। और कर की चोरी करने के लिए लेखा पुस्तकों में क्या करेंगे, कमाए तो खूब है पर दिखाए नहीं है। तो बताओ क्यों कर रहे हैं हम लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, कर की चोरी हेतु। हम टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, इसलिए हम लेखा पुस्तकों में हेराफेरी करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है। अपने देश में सबसे ज्यादा जो लेखा पुस्तकों में हेराफेरी होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कर की चोरी। क्योंकि देश का जो कर का स्ट्रक्चर है वही गलत है। ऐसा होना चाहिए भाई, इतने पब्लिक है, चाहे सबसे एक एक रुपया ले लो, टैक्स सबको सबके ऊपर लगाओ। अब आप कहें सर कोई कमाता ही नहीं, उससे भी टैक्स लोगे क्या, तो ये बड़ी समस्या है। आज भी अपने देश में महिलाएं काम कम करती हैं। क्या काम संभालती हैं महिलाएं, घर का काम, और पुरुष कमाता है। अब फॉरेन जाओ, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, सब कमाते हैं वहां पे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अब मेरे घर में कमाने वाला मैं एकमात्र हूं, और खाने वाले खूब हैं, समझो ना। तो ये यहाँ पे क्या, टैक्स सेलेक्टेड लोगों से लेते हो आप, तो टैक्स की रेट हमने क्या रखी, ज्यादा रख दी, तो वो आदमी देगा नहीं, वो चोरी करेगा। चोरी करने के लिए वो लेखा पुस्तकों में क्या करेगा, हेरा फेरी। एक कारण तो हो गया ये। अब आप टैक्स के अलावा सोचो, कोई भी आदमी अगर टैक्स का पॉइंट नहीं हो तो लेखा पुस्तकों में हेराफेरी करेगा क्यों। क्या बोल रहे हो, लाभों को कम क्यों करूं तो। हाँ, आपने कंपनी बनाई, पब्लिक से क्या ले लिए, पैसे, क्या बोल के लिए थे कि साहब हम लाभ कमाएंगे और आपको लाभांश बांटेंगे। तो लाभांश कब बटेगा, जब लाभ होंगे। जब लाभ ही नहीं होंगे तो किस बात के लाभांश। तो दूसरा कारण क्या है, लाभांश का भुगतान न करने हेतु, लाभांश का भुगतान न करने हेतु कि साहब हम डिविडेंड देना ही नहीं चाहते। जब क्या ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, पब्लिक से पैसा ले लेती हैं पर उनको वापस नहीं देना चाहती, उनको कमाई में हिस्सा ही नहीं देना चाहती, तो वो क्या करते हैं, लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी कर कुरा के प्रॉफिट ही नहीं दिखाते। वो ऐसा प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटे क्या। और कारण सोचो, और कारण सोचो। अच्छा ऐसा होता है क्या, आपने कमाई नहीं करी, कमाई करी नहीं है, एक्चुअल में नहीं हुई कमाई, और फिर भी लाभांश बांट दो, है सर, कमाए नहीं तो। हाँ, मैं ऐसे कई लोग बता दूं जिनके घर में खाने को दाने नहीं है, पर गांव में स्वाम नहीं बोलते हैं, पूरे गांव को जुमाते हैं। ऐसा क्यों बताओ। देखो कोई आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है ना, और उससे पूछो भाई तू क्या करता है, तो वो ये बोलेगा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। समझ जाना, बेरोजगार है। प्रॉपर्टी डीलर मतलब बेरोजगार, कुछ नहीं करता है ये, समझ रहे हो आप। बताओ ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा क्यों करते हैं। तो जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है और आप अपने आप को पैसे वाला बता रहे हो, शोबाजी, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शित, बताओ क्यों करते हैं शो।
क्योंकि जमाना दिखावे पे ही चलता है। कैसा है, आज की डेट में अगर मैं ये सोचूं कि कल मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, कल की डेट में, मैं कल की डेट में 1 करोड़ रुपया लाके दिखा सकता हूं आपको। मैं किसी भी क्लाइंट को बोलूंगा साहब मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं आपको महीने भर बाद में दूंगा, बताओ वो दे देगा मेरे को? दे देगा। लेकिन आज से 10 साल पहले मैं 50,000 रुपये नहीं ला सकता था, आज मैं 1 करोड़ ला सकता हूं। कारण, क्योंकि सामने वाले को दिखता है यार ये तो चुका देगा। तो लोग उसकी मदद करते हैं जिसको मदद की जरूरत नहीं है, और कोई गरीब है बेचारा चुका ही नहीं पाएगा तो लोग उसको पैसा देने में भी डरते हैं, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, खराब है। तो लोग अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए, सत्यम का नाम सुना है क्या, बताओ आपने? सत्यम, सत्यम का घोटाला नहीं सुना हुआ आपका? बहुत फेमस घोटाला हुआ था जब अपने इंडिया में। सत्यम में क्या हुआ साहब कि सत्यम नाम की जो कंपनी थी उसने जबरदस्ती अपनी सेल दिखाई, माल बिका ही नहीं, जबरदस्ती क्या दिखा दी, सेल, और जबरदस्ती के क्या दिखाए, प्रॉफिट। और देखो मजेदार बात, टैक्स भी भरा है, सिर्फ बिना कमाए टैक्स भर रहे हो, हाँ भरो भरो, दिखाओ अपने आप को। समझे कि नहीं समझे? उससे क्या हुआ, उससे बाजार में उसकी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ी। कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए थे जिसमें 50,000 तो मालिकों ने खुद ने रख लिए, और 50,000 किसमें दे दिए, पब्लिक में। तो उनकी रेट बढ़ी, तो मालिक के जो शेयर थे 10-10 रुपए वाले, उनकी रेट भी बढ़ गई, 800 रुपए का शेयर हो गया 10 रुपए वाला। तो कंपनी ने क्या किए, जो 50,000 शेयर थे उनके पास 800 रुपए के हिसाब से बेच दिए। 10 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 800 में। फिर बुलबुला जो था फूट गया, और ये 800 रुपए का शेयर सीधा धड़ाम से आके कितने पे गिरा, 10 पे। लूटा कौन गया, पब्लिक। पब्लिक ने तो 800 रुपए में खरीदा था, और रेट कितने की हो गई, 10 रुपए की। ये सत्यम का कांड हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था इंडिया में कि यार ये क्या हुआ ऐसे, क्योंकि कंपनी ने क्या करी, शोबाजी करी, अपने आप को प्रदर्शित किया। कैसा होता है क्या, बताओ, ऐसा होता है नहीं होता? लोग शो करते हैं अपने आप को, शोबाजी करते हैं। इस शोबाजी को क्या कहते हैं अपन, इस शोबाजी को अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, खिड़की प्रदर्शन, खिड़की प्रदर्शन। ये क्या होता है बताओ, विंडो ड्रेसिंग? अक्सर वो बच्चे डीओ यूज करते हैं जो नहाते नहीं है, समझ लो। सोचो सर्दियों का समय हो और हम सुबह 6 बजे क्लास रख दें, कैसा होता है? हमने तो खूब ली है। कड़ाके की ठंड, सुबह 6 बजे क्लास शुरू, और पहली क्लास रखते हैं मनीष सर की, जो 6 बजने में 5 मिनट पहले ही आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जो घर से भयभीत होता है वो कोचिंग में टाइम पे पहुंचता है। अभी मान के चलना, अगर कोई भी फैकल्टी टाइम पे आ रही है इसका मतलब वो घर से भयभीत है, वहां से प्राण छुटा के भाग के आ गया, समझ लो ना आप? तो बताओ अब 6 बजे बच्चे आ जाएंगे क्या? आएंगे, जिनको पढ़ना है वो आएंगे, पर नहा के नहीं आते। आप जब नहा के आए नहीं सिकंदर, तो ड्राई क्लीन क्यों करके आए हो? ये बाल बाल क्यों बना के आए हो? क्रीम व्रीम क्यों लगा के आए हो? ताकि सर पड़ोसी को दिक्कत ना हो। आप उतने अच्छे हो नहीं जितना अपने को बताने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। उसको क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग में हम प्रदर्शन करते हैं। इसका नाम विंडो ड्रेसिंग क्यों पड़ा? ये शहरों के मकान से पड़ा, समझो। आपका मकान है, कहाँ है, नाम बताओ गांव का। बाड़मेर तो शहर हो गया, नहीं कोई और छोटा सा गांव हो जिसका है, गांव में ही है। गांव में आपने लोगों के मकान देखे हैं क्या? उनके मकान में ये समझ में नहीं आता कि गेट किधर है, गेट ही गेट है, कहीं घुस जाओ, खुला रहता है एकदम मकान। आप इंसानों की बात कर रहे हो, गाय भैंस बकरी आ जाती हैं,
मस्त एकदम, पर अंदर जाओगे ना मकान में एकदम साफ मिलेगा, चाहे जमीन पे सो जाओ, समझ लो। तो बाहर से अगर कोई देखेगा उस मकान को तो लगेगा नहीं कि यार कोई मकान है, सिंपल सा, लेकिन अंदर सफाई बहुत बढ़िया मिलती है। शहरों में अंदर मत घुस जाना, क्योंकि झाड़ू हस्बैंड लगाते हैं यहाँ पे, तो बेचारे ऐसे ही लगाते हैं, पर बाहर रंग रोगन रखते हैं एकदम चमका के, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो खिड़की प्रदर्शन का मतलब होता है बुरे को क्या बताना, अच्छा बताना, बुरे को अच्छा बताना या अच्छे को और अच्छा बताना, अच्छे को और अच्छा बनाना, इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? एक आप मेरे से पढ़ रहे हो कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, इन दोनों में क्या फर्क है? विंडो ड्रेसिंग में और कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन में क्या फर्क है, बताओ। विंडो ड्रेसिंग में और कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन में क्या फर्क है? यह फर्क है कि इसमें आप बुरे को क्या बता सकते हो, अच्छा, और साथ ही साथ अच्छे को क्या बता सकते हो, बुरा, क्योंकि इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। अच्छे को बुरा बताना, बेकार बताना, खराब बताना, और खराब को अच्छा बताना, क्यों कपट तो कैसे भी हो सकता है। लेकिन विंडो ड्रेसिंग में हम कभी भी बुरा नहीं बताते, क्योंकि हमें तो शोबाजी करनी है। अच्छा, शोबाजी से कोई फर्क पड़ता है क्या? शोबाजी से बाजार मूल्य बढ़ता है। मैं आपको एक सत्य घटना से अवगत कराता हूं। मेरे बुआ जी, उनका लड़का मेरे से 4 महीने उम्र में बड़ा, और उसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हुई साहब, उम्र डलती जा रही थी। ये बात 6 साल पहले की है। 35 साल क्रॉस कर गया लड़का। अब 35 साल की उम्र क्रॉस हो जाती है तो माँ बाप टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बुआ जी एक बार हमारे घर आई हुई थी। तो क्या होता है, जब 35 साल का बच्चा हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो रही होती ना, माँ बाप के पास एक वही पॉइंट रहता है बस। तो मेरी बुआ जी आई, मेरे पापा को कही कि भाई तू इसकी शादी करवा कहीं। तो पापा ने कहा देखो ऐसा है जी, अपन तो रिटायर हो गए, अब अपने को तो दीन दुनिया से मतलब है नहीं, मेरे बेटे से ही बात करना। मैं घर पहुंचा, बुआ जी बैठी हुई थी, मैंने नमस्कार किया। बाद में बुआ जी ने कहा कि बेटा तू अपने आप को सीए कहता है, लेकिन तेरा कोई हमें फायदा है नहीं। मैं कहा आपको जूनियर अकाउंटेंट करना है मेरे से और क्या फायदा लोगे? अरे बोले तेरे भाई की शादी करवा, तेरा बेटा ब्याने को तू तैयार हो रहा है, या तेरा भाई कुंवारा बैठा है? क्या तेरा बेटा अपने चाचा की शादी में डांस करेगा कि नहीं करेगा, या चाचा से ही डांस करवाएगा? अब बुआ जी ने ऐसे ऐसे कमेंट कस दिए। मैंने कहा देखो बुआ जी, इसकी शादी जो है ना मैं करवा दूंगा, पर एक कंडीशन है। बोले क्या? मैंने कहा ये गांव में बैठा है। अच्छा, गांव में मेरी बुआ जी के पास ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, पर गांव गांव होता है साहब, वहां जो कमाते हैं खाते हैं मस्त रहते हैं एकदम। अब ये जो लड़कियां हैं ना आजकल की, ये गांव में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वहां पिज्जा मिलेगा नहीं, बर्गर मिलेगा नहीं, रोटी इनको खानी नहीं। ये गांव में, आप बताओ, आपकी शादी करते हैं गांव में, बढ़िया पैसे वाले चल जाओगे ना? मना कर रही है साफ, नहीं सर ऐसा रिश्ता मत देखना मेरे लिए, कि गांव में भेज दो। लड़कियां गांव में जाना ही नहीं चाहती। अरे तो गांव के लड़के कुंवारे मरेंगे क्या बेचारे? तो उनकी शादियां नहीं होंगी? नहीं होती। और हमारे बड़ियों की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो साहब मैंने क्या कहा, मैं कहा बुआ जी इसको यहाँ जयपुर भेज दो और यहाँ दुकान करवा देते हैं। बोले बेटा दुकान का है? मैंने कहा मेरे पास दुकान है प्रताप नगर सेक्टर 8 में। मैं कहा इसको बिठा देता हूँ, पैसे मैं लगा दूंगा, दुकान ये संभालेगा, बिजनेस ये करेगा, और पूरे मार्केट में होल्ला कर दूंगा, ये है मालिक, जबकि मालिक मैं हूं। बोला ठीक है बेटा कर दे। हमने ऐसे ही किया, उसको यहाँ बुलाया, और ये सत्य घटना है,
क्योंकि शादी ब्याह में थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़ती है, नहीं तो हो ही नहीं। बताओ बच्चे कुंवारे मरेंगे क्या फिर। तो साहब उसको दुकान खुलवाई, दुकान पे बैठा, दुकान चलने भी लगी, पर उसका मन नहीं लगे। अब गांव में रहा हुआ है ना, शहर में आ जाता है ना तो उसका मन नहीं लगता। अरे यार क्या जिंदगी है बेकार। अब उसका मन नहीं लगे, बार बार बोले मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा रुक रुक, जोड़े से जाना, रुक जा अभी। एक रिश्ता आया साहब, उसके पास ही आ गया दुकान पे ही। तो वो क्या बोलता है, मेरे बड़े भाई से बात करो, जबकि था छोटा मैं। वो मेरे पास आ गए ऑफिस में, तो हमारा ऑफिस दे के कर दे के लड़की का बाप चकरा गया। और यार ये तो बढ़िया काम है, सीए साहब हैं इसके भाई, ये वो। बोले साहब ऐसा है जी, मैं आपके भाई के साथ अपनी बच्ची का संबंध करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, बेटी तो है। बोला बेटी और एक नारियल है साहब मेरे पास, मैं वो दे दूंगा। मैं कहा डन, सारा खर्चा हम करेंगे, क्यों हमें तो कोई लड़की मिल जाए वही बड़ी बात थी। पैसे की कहाँ ऐसी जरूरत आ गई। साहब उसकी शादी हो गई। शादी होते ही वो थोड़े दिन बाद फिर बोलता भाई साहब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं कहा जा, ले जा तेरी को, आज वो गांव में बैठी है। ऐसा मैंने कराया है, ये वाकई में कराया मैंने। तो हमारे जिनकी भी घर वालों के रिश्ते नहीं हो रहे ना, मैं उनको या तो सूरत दुकान खुलवा देता हूँ या जयपुर दुकान खुलवा देता हूँ, शादी होती है वापस भिजवा देता हूँ। क्या करूं, मजबूरी है। इसको मालूम है क्या कहते हैं, ये जो मैंने हरकत करी इसको क्या कहते हैं, इसको पतंगबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है काइटिंग। क्या कहते हैं इसको, और ये कपट का एक प्रकार है। तो काइटिंग क्या होती है, पतंगबाजी। और इसमें क्या करते हैं हम, एक तरह की विंडो ड्रेसिंग है। और नॉर्मली ये काइटिंग जो शब्द है ये कहां पाया जाता है, यूएसए में। इसमें लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के दिन यानी कि 31 मार्च को बैंक बैलेंस को बढ़ा के दिखाते हैं। बैंक बैलेंस को बढ़ाकर दिखा देते हैं। ये बात समझे क्या, ये बताओ। क्योंकि बैलेंस शीट तो पर्टिकुलर डे की होती है, 31 मार्च की डेट की बनेगी। 31 मार्च को बैंक में पैसा डाल दो, 1 अप्रैल को निकाल लो, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्या दिखेगा कि साहब इसके बैंक में बहुत सारा पैसा है। इसको काइटिंग कहते हैं। ये भी एक तरह का कपट है। तीनों चीजें समझ गए क्या, विंडो ड्रेसिंग, कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन और काइटिंग। और ये सब शोबाजी हैं और लोग ऐसा करते हैं और करना पड़ता है, पर यह है कपट, यह है फ्रॉड। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी बहुएं आई हुई हैं जो आज गांव में है, इसलिए मैं गांव जाता ही नहीं, क्योंकि सब पत्थर ले लेके तैयार खड़ी हैं। कह रहे कहा है वो निकम्मा, शोबाजी करके निकल गए। करना पड़ता है, क्या करें साहब, बच्चों को कुंवारा थोड़ी रखेंगे। बताओ, लेखा पुस्तकों में हेराफेरी करी, क्यों करी, क्यों करी, लाभांश का भुगतान करने हेतु, लाभांश का भुगतान करने हेतु जब अपर्याप्त क्या हो, लाभ हो। सर जब लाभ ही नहीं है तो लाभांश क्यों बांटेंगे, ताकि बाजार मूल्य बढ़े और बाद में क्या कर सके, हम कपट कर सके। बोलो समझे कि नहीं समझे। और ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसा शोबाजी करते हैं। पंजाब में तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, ये पंजाबी भी ठीक पूछ लेते हैं। आप मुझे बात बताओ, पंजाब में आपको कल्चर मालूम हो, अक्सर लड़की का बाप कौन से लड़के को पसंद करता है, जो एनआरआई हो। पंजाबियों का कल्चर है ये, है, मान रहे हो। ज्यादा पंजाबी कहां कहां पहुंच गए, कनाडा। पंजाब में कल्चर है ये कि सब कनाडा रहता है, क्या हाँ रहता है। अब कनाडा में चाहे वो झाड़ू लगाता होगा, चाहे टॉयलेट क्लीन कर रहा होगा, उससे मतलब नहीं है, एनआरआई है। तो लोग, ये पंजाबी लोग कनाडा जाते इसलिए हैं ताकि कोई पंजाब में मिल जाए। ये सब क्या है, ये कपट है। 3 तरीके समझ गए क्या। चौथा कारण बताओ, क्यों करते हैं हम कपट।
और एक बात सुनो, आज कोई कंपनी का डायरेक्टर है, काम कर रहा है, उसको बदले में क्या चाहिए बताओ? कोई कंपनी का डायरेक्टर अगर कंपनी को चला रहा है, काम कर रहा है, बदले में क्या लेगा? सैलरी लेगा, पारिश्रमिक। अब कंपनी एक्ट क्या कहती है कि डायरेक्टर को मैक्सिमम रेमुनेशन नेट प्रॉफिट का कितना दे सकते हो? 11%। ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी का जो लाभ हुआ है उसका 11% तक आप क्या कर सकते हो? संचालकों को पारिश्रमिक दे सकते हो। अब बताओ, किसी संचालक को ज्यादा पारिश्रमिक चाहिए तो वो क्या करके दिखाएगा? प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाएगा। तो क्या कह दूं? पारिश्रमिक लेने के लिए जब यह लाभ से जुड़ा हो, आप ज्यादा पारिश्रमिक लेना चाहते हो जब लाभ से जुड़ा हो तो आप लाभों को बढ़ा के दिखाएंगे। ये 4 कारण है बच्चों जिनकी वजह से हम लेखा पुस्तकों में क्या करते हैं? हेरा फेरी। कारण समझ में आ गए? अब आइडियाज आप देंगे। बताओ बच्चों, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए हो, लेखा पुस्तकों में क्या करनी है? हेरा फेरी। क्यों? आपके हाथ में लेखा पुस्तकें ही है, उसमें करनी है हेरा फेरी, और तरीके से करना और चोरी करना। तो बताओ बच्चों, लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी का तरीका लगाओ दिमाग। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? हाँ देखो, लड़कियों का दिमाग बहुत तेज चलता है इस हेरा फेरी में। और इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, खर्चों को बढ़ा के दिखा दो, खर्चों को बढ़ाकर दिखाना, या उल्टा भी हो सकता है। प्रॉफिट कम करना हो तो खर्चों को बढ़ा देंगे, और प्रॉफिट ज्यादा दिखाना हो तो खर्चों को छुपा लेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, खर्चे बढ़ाएंगे कैसे आप ये बताओ? 100 रुपए खर्च हुआ है, 100 रुपए तो दिखाओगे। कैसे बढ़ाओगे? बिना खर्चा किए दिखा देंगे। फर्जी बिल बना दो। क्या बिल फर्जी बन जाएंगे? या नोट फर्जी छप जाते हैं, तुम बिलों पे अटके हो। 2000 के नकली नोट छप रखे हैं आराम से। और चलो बिल नकली नहीं बनाया, बिल था 100 रुपए का, 1 जीरो और लगा दो, हो गया 1000, 900 रुपए तो आ गए। बोलो समझ में आ गया क्या? एक तरीका क्या हो गया? खर्चों को बढ़ा के दिखाना या छुपा कर दिखाना। दूसरा तरीका बताओ बच्चों, दूसरा तरीका लगाओ दिमाग अपना। बताओ बेटा, क्या आइडिया है? बताओ, कुछ बोल रहे थे। अरे अगर ये आएगा नहीं तो जूनियर अकाउंटेंट करके करोगे क्या? बेटा अगर जिंदगी में प्रोग्रेस करनी है, उसूल बना लेना कि जो सैलरी मिलेगी उसके हाथ मत लगाना। सैलरी का टोटल पार्ट इन्वेस्टमेंट। सर खाएंगे क्या? वही सिखा रहा हूं। सैलरी कोई हाथ लगाने की थोड़ी होती है। चलने दो, वो तो बुढ़ापे में काम आएगी। बताओ, लगाओ दिमाग। ऐसे बन के कर भी क्या लोगे? हैं? फर्जी क्या? खरीद वगैरह वही आ गया, एक शब्द में आ गया। आपके सब फर्जी खरीद दिखा देंगे, खर्चा ही तो गया ना वो भी। खर्चे को बढ़ा के दिखा दिया है, खर्चों को छुपा लिया है। इसके अलावा लगाओ दिमाग। अब क्या बोल रहे हो? स्टॉक, सबसे खतरनाक चीज ही यही है। स्टॉक को क्या करेंगे बताओ? स्टॉक का या तो क्या करेंगे? अवमूल्यन या फिर अधिमूल्यांकन। स्टॉक का या तो क्या करेंगे? अवमूल्यन, या क्या कर देंगे? अधिमूल्यांकन। समझ में आ गया? सब स्टॉक की वैल्यू या तो ज्यादा दिखा देंगे या कम दिखा देंगे, तो उससे प्रॉफिट या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। और सोचो, लगाओ दिमाग। केस की चोरी संपत्तियों का गबन है, वो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोलो आप तो, लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी। बच्चों जब आप खर्चे के बारे में बोल रहे हो तो आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आय को
बढ़ाकर दिखा दो या आय को छुपाकर दिखा दो? बताओ ऐसा होता है क्या? आय को बढ़ा के दिखा सकते हैं ना अपन, छुपा के भी दिखा सकते हैं। 3 तरीके समझ में आ गए? 5 तरीके हैं टोटल लेखा पुस्तकों में रेफरी करने के। क्या बोल रहे हैं? दायित्व का क्या करूं? और बाद में पे कर दोगे ऐसा? नहीं, दायित्व को ज्यादा दिखाने से लाभों में क्या फर्क पड़ेगा भाई? दायित्व तो एक पक्ष हो गया, दायित्व दिखा रही हो इसका मतलब कोई ना कोई खर्चा कराए, तो बताई गए इसमें। चौथा तरीका सुनो बच्चों, आयगत को पूंजीगत, आयगत को पूंजीगत और पूंजीगत को आयगत को पूंजीगत और पूंजीगत को आयगत दिखा के ये भी काम कर सकते हो। हमें दिमाग अभी लगाना है लाभ, लाभ कैसे ऊपर नीचे करने, लाभ ऊपर नीचे कैसे करने बताओ? आयगत को पूंजीगत दिखा के या पूंजीगत को? और एक और बात, अदत्त व्यय, अदत्त व्यय जानते हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त जानते हो क्या? प्रीपेड। अदत्त व्यय या पूर्वदत्त व्यय का समायोजन करके या ना करके, का समायोजन ना करके, इसका मतलब समझ गए क्या लास्ट लाइन का? अदत्त व्यय का समायोजन ना करके मतलब मार्च मंथ की सैलरी थी अप्रैल में पे होगी, लेकिन बुक्स में कब आएगी? मार्च में। आप उसको मार्च में दिखाओगे मत, प्रॉफिट बढ़ गया। अप्रैल मंथ की सैलरी को एडवांस में कहां दिखा दो? मार्च में, प्रॉफिट घट गया। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। कौन कौन से 3 तरीके? कौन कौन से 3 तरीके? लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, जानबूझकर बुलाना, जानबूझकर गलत लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसके साथ ही साथ आपने 3 चीजें पढ़ ली। खिड़की प्रदर्शन क्या होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, और काइटिंग क्या होता है। यहां तक समझ गए क्या? अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट दूसरा कपट कौन सा चल रहा था अपना? संपत्तियों का गबन, संपत्तियों का गबन। अब हम चोरी करेंगे। अब तक तो लेखा पुस्तकों में हेराफेरी कर रहे थे और ये कर्मचारी नहीं करते, ये कौन करते हैं? प्रबंधक। और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? कौन करेगा? ये कर्मचारी। संपत्ति में हम मुख्यतः 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो माल का गबन, माल का गबन, और एक नगद का गबन। एक तो माल का गबन और एक किसका गबन? नगद का गबन। केस की चोरी, और एक माल को ही उठा के ले गए। तो माल के गबन में तो कुछ समझाना है नहीं कि जो चीज पड़ी हो उठा के ले जाओ, तो हो गई चोरी। मेन जो सबसे खतरनाक चीज है समझने वाली वो कौन सी है? नगद का गबन। और इसमें आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, केस की चोरी करनी है आपको, केस की। नगद के गबन करने के 3 तरीके हैं। या तो नगद प्राप्ति में, जो केस रिसीट्स आती हैं, नगद प्राप्ति की चोरी, या फिर नगद भुगतान की चोरी, पेमेंट में हेराफेरी कर दो या प्राप्ति में हेराफेरी कर दो, या फिर इनका योग, टोटल। योग को कहते हैं अपन इंग्लिश में कास्टिंग। बच्चों आजकल ये योग वाला तो चलता नहीं है। पहले मैन्युअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, 2 और 2 5, 1 रुपया जेब में, ऐसे टोटलिंग में मिस्टेक करते थे हम, और बाकी के पैसे जेब में। अब आजकल ये तो चलता है नहीं, क्योंकि सब जगह अकाउंटिंग क्या हो गई? कंप्यूटराइज। तो टोटलिंग में तो हेराफेरी आप कर नहीं सकते। अब इनमें दिमाग लगाना, किन में? नगद प्राप्ति में और नगद भुगतान में। पहले हम किसकी तरफ दिमाग लगा रहे हैं? नगद प्राप्ति। आइडियाज आपकी तरफ से आमंत्रित किए जा रहे हैं। बताओ बच्चों, अभी आपको दिमाग क्या लगाना है? पैसा जो आ रहा है उसको साफ करना है। देखो हिमांशु कितना ध्यान से सुन रहा है कि जो पैसा आ रहा है उसको साफ करना है।
बताओ नगद प्राप्ति में चोरी कैसे हो सकती है? आइडियाज दो। आ रहा है किसी के दिमाग में? फीस आई, क्या बोल रहे हो? कर्मचारी को दिया आपने, हिमांशु को फीस दे दी, फिर आगे बोलो हिमांशु क्या करे? आप टेंशन मत लो। नहीं नहीं, ऐसे तो पकड़ में आ जाएगा ये, ऐसे तो पकड़ में आ जाएगा। आपको क्या, आपको एनरोल ही नहीं करें, ऐसे ही बिठा दें, तो फिर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐप नहीं मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट नहीं होंगे, तो ये तो पकड़ में आ जाएगा। ऐसी कोई चोरी करने का तरीका बताओ जिसे पकड़ में भी नहीं आए। बताओ, ऐसी चोरी करने का तरीका बताओ कि पैसा आया, उसमें जेब में भी रख लिया, पकड़ में भी नहीं आए। डेटर्स का, अच्छा थोड़ा टेक्निकल बोल गए आप, ये भी समझाते हैं, पर ये थोड़ा मैं रुक के समझाना चाह रहा हूं, पहले थोड़ा बेसिक देखो। आपने अपनी फीस दी, कितनी दी जी? 15,000। आपने 15,000 रुपये फीस दी, ठीक है। आपने हिमांशु से बात करी, यार थोड़ा डिस्काउंट, तो हिमांशु ने कहा देख तेरे को 2,000 का डिस्काउंट दूंगा। बोला ठीक है, लेकिन रसीद 11,000 की दूंगा। रसीद कितने की दूंगा? 11,000 की। अब आपसे पैसा कितना आया? 11,000, समझ लो, या 13,000? आपसे आए 13,000, हमारी बुक्स में कितना दिखाएगा? 11,000, 4,000 का डिस्काउंट, जबकि दिया कितने का था? फर्जी डिस्काउंट दिखाकर। क्या दिखाकर? देनदारों को जिनसे पैसे लेने थे आए उनसे पूरे, देनदारों को जाली छूट बताकर, देनदारों को जाली छूट बताकर कि साहब इससे तो पैसा नहीं आया, डिस्काउंट दे दिया, जबकि आया पूरा। और क्या बता दिया कि हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो सर फिर ऐसे तो कोई भी चोरी कर लेगा। देखो जहां सिस्टम होता है ना, वहां चोरी नहीं होती। जहां सिस्टम होता है वहां चोरी नहीं होती। अगर आप डिस्काउंट को ऑथोराइज कर दोगे किसी भी पर्सन को, तो वहां चोरी हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? और एक और बात, आप किसी देनदार को क्या बता दोगे? देनदार को डूबत बता दोगे, डूबत ऋण बताकर कि साहब ये पैसा तो डूब गया, जबकि डूबा नहीं है, उससे पैसा आया है। आया वो तो जेब में है, आया वो तो जेब में है, और बुक्स में क्या दिखा दिया? डूबत। दो तरीके समझ में आ गए चोरी करने के। सीख रहे हो ना बच्चों ढंग से? हाँ, भविष्य में काम आएगी। तीसरी चोरी, तीसरा तरीका सुनो बच्चों चोरी करने का। थोड़े दिन पहले की बात है साहब, मैं आपको बात बताता हूँ। थोड़े दिन तो क्या, कई सालों पहले की बातें हैं। मेरे नाना जी एक्सपायर हुए, तो मेरे मामा जी, जिनके पास पैसे तो थे नहीं और नहीं है, मेरी मम्मी के पास आके रोने लग गए। अब मेरी मम्मी मेरे मामा से बड़ी है, बोले दीदी बापू की इज्जत बहुत थी। तो मम्मी ने कहा भाई इज्जत कम और चाहे ज्यादा हो, मरेंगे तो सभी। बोला नहीं दीदी बात वो नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि पूरे गांव को खाना खिलाएं। क्या ये होता है? इसको मृत्यु भोज कहते हैं। अभी भी कई जगह पे चलन में है, ये कुरीति है, पर अभी भी कई जगह पे मृत्यु भोज चलन में है। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है भाई, तेरी इच्छा है तो कर ले। बोला अरे इच्छा से क्या होता है, खिलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे, वो मेरे पास है नहीं। तो मेरी मम्मी ने तो एक ही डायलॉग रख रखा है कि तू घबरा मत, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मम्मी मेरे को बोलते रहे इधर आ, ये तेरे नाना का खर्च करना है, तो तेरे मामा को पैसे दे। मैंने कहा मरा नाना, दुख हो रहा है मुझे। अब साहब क्या करें, माँ का आदेश है। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप चिंता मत करो, हो जाएगा।
हकीकत बताऊं, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मेरे पास भी नहीं थे पैसे। 2-2.5 लाख रुपए चाहिए थे खर्च करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं टेंशन में आ गया। मेरे को टेंशन में देखते ही मेरी वाइफ समझ जाती है तुरंत। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा, 1 मिनट इधर आ, क्या बात है, टेंशन में कैसे हो? मैं कहा ऐसे ही। बोले ये किसी और का अधिकार नहीं है आपको टेंशन देने का, टेंशन मैं दे सकती हूँ सिर्फ, सही से बताओ क्या बात है। अरे मैंने कहा वो मामा जी को पैसे देने हैं, मेरे पास पैसे है नहीं और मम्मी ने बोला है तो मुझे देना है। कितने देने हैं? मैं कहा 2.5 लाख रुपए देने हैं। तू क्यों फालतू बात कर रही है, तू रहने दे। बोले रुको, 5 मिनट बाद में 2.5 लाख रुपए लाके मेरे को दे दिए। बोले ये लो दे देना मामा जी को। है तेरे पास कहां से आए पैसे? अच्छा वो कोई जॉब पे तो है नहीं, वर्किंग करती है नहीं क्या? महिलाओं के पास छोटे मोटे पैसे मिल जाते हैं, कहां से आते हैं पैसे? तो अब सुनो बच्चों, चोरी करो ना, चोरी करो तो एक कैमरा में तो खड़ के ले जाना, पकड़े जाओगे। साइड में पड़ी हुई बोतल को पार कर लेना, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। छोटी छोटी चीजें चुराना, बड़ी चीज पे हाथ मत डालना, समझ रहे हो? तो बताओ वो छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं संस्था में? स्क्रैप। क्या होता है? स्क्रैप। उनको बेच दो और जो पैसा है उसको जेब में, इसको क्या कह दूं? विविध प्राप्ति। विविध मतलब मिसलेनियस, छुटपुट। विविध प्राप्ति को छुपाकर, विविध प्राप्ति को छुपाकर। समझ में आ रहा है? अब सुनो बच्चों, आप लोगों ने डोसा खाया? डोसा, डोसा खाया क्या? आपको अगर डोसे का शौक है तो मैं जगह बताता हूं, वहां जाके खा के आना। राजा पार्क में एक डोसे वाला बहुत फेमस, राजा पार्क में राम मंदिर वाली गली में, नाम क्या था यार, नाम भूल गया उसका, फेमस नाम था, बहुत फेमस है। और वो इतना फेमस है कि भीड़ लगती है भयंकर। और मैं उसके डोसा खाने जाता हूँ। उसका एक डोसा जो है वो 80 रुपए का है। हम 6 लोग पहुंचे, बताओ कितने का बिल बनेगा? 480 रुपए का। 480 रुपए का डोसा खाया हमने। मैं मालूम है क्यों जाता हूं? क्योंकि मैं ये काम 100 रुपए में कर आता हूं। कैसे सर? आप जाओ आराम से, वहां पे डोसा का ऑर्डर करो, मंगा लो, जो बेटर आएगा ना देने वाले, उसको 100 रुपए टिका देना यूं चुपचाप ही। मैं ऐसे ही करता हूं, इससे तो जाता हूं वहां पे। ये 100 रुपए पकड़ भैया। अगर वो आपके हाथ से ले ले, समझ जाना आपका काम हो गया। वो क्या सब पहले खा लो बाद में दे देना, तो समझ जाना वो आदमी ईमानदार है। और उसने ले लिया तुरंत ही, थाली के नीचे छुपा लिया, समझ जाओ खा पी के आ जाओ। बिल ही नहीं बनता वहां पे, बिल ही नहीं बनता यूं, क्योंकि दनादन लोग आ रहे हैं, दनादन जा रहे हैं, मालूम ही नहीं मालिकों को। बताओ ऐसा होता है क्या? तो ऐसे तो चोरियां हो रही है, केस की चोरी हो रही है। तो तरीका क्या हो गया? नगद बिक्री, क्योंकि केस सेल है ना, माल उधार तो है नहीं। कैसी सेल है बताओ? नगद। नगद बिक्रे को छुपाकर, नगद बिक्रे को छुपाकर। बच्चों केस की सेल को दिखाओ ही मत, और जो पैसा है वो अपने जेब में। बोलो समझ में आ रहा है क्या? चारों तरीके समझ में आ गए। अब एक इस बच्चे ने एक टेक्निकल बात कही थी, वो मैं बात समझाता हूं, और एग्जाम में वही पूछते हैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन। कौन सा पॉइंट है? ध्यान से सुनो। एक्स नाम का एक ग्राहक है, समझना तरीके को। एक्स नाम का एक ग्राहक है, उसको हमने माल बेचा है, उससे हमें क्या लेने हैं? पैसे लेने, 10,000 रुपए लेने हैं। एक्स ने 10,000 रुपए किसको दिए? अकाउंटेंट को, के लिए भैया ये 10,000 रुपए संभाल, अपना हिसाब चुकती। बराबर। अकाउंटेंट के मन में क्या गया? लालच। उसने उठा के अपने जेब में रख लिया और घर ले गया। तो देखो बताओ, एक्स के पैसे मांगते हैं क्या? वास्तव में तो नहीं मांगते, लेकिन कागजों में मांगते हैं, क्योंकि कागजों में तो जमा हुआ ही नहीं, वो तो अपने जेब में रख के घर ले गया। ऐसे ही बाई नाम का एक और कस्टमर है, इसको भी 10,000 रुपए देने थे।
इसने 10,000 रुपये किसको दिए? अकाउंटेंट को। समझ रहे हो? अब ये जो अकाउंटेंट था, इसको एक बात समझ में आई थी कि भाई आटे में नमक मिलता है। बच्चों आप चोरी करो ना, जब जूनियर अकाउंटेंट बन जाओ, चोरी करो तो आटे में नमक मिला ना, कहीं नमक में आटा मिलाने लग जाओ। थोड़ी बहुत ही करना, बहुत ज्यादा करोगे तो फिर कैमरे के सामने मुंह छुपाओगे हो, एसीबी वाले पकड़ लेंगे। 10,000 रुपये किसको दिए? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट समझदार था, उसने किसके खाते में जमा कर दिए? एक्स का हिसाब बताओ क्या हो गया? बराबर। पर किसका बिगड़ गया? वाई का बिगड़ गया। ऐसे ही जेड नाम का एक और कस्टमर, उसने भी अपने हिसाब के 10,000 किसको दिए? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ने 10,000 ही किस में जमा कर दिए? वाई के में। वाई का हिसाब क्या हो गया? बराबर। किसका बिगड़ गया? जेड का। अर्थात एक ग्राहक से प्राप्त राशि का गबन कर लिया जाता है और दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले वाले ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसको अपन कहते हैं टिमिंग एंड लेडिंग। टिमिंग एंड लेडिंग, पालते रहना तथा लादते रहना, पालते रहना तथा लादते रहना, पालते रहना तथा लादते रहना। इसका एक और नाम है बच्चों, नाम है लैपिंग। टिमिंग एंड लीडिंग बोल दो या क्या बोल दो? लैपिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो एग्जाम के आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। टिमिंग एंड लीडिंग का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दिए जाना। टिमिंग एंड लीडिंग का संबंध है। ऑप्शन ए माल के गबन से, ऑप्शन बी लेखा पुस्तकों में हेरा फेरी से, ऑप्शन सी गलत लेखांकन नीतियों के प्रयोग से, ऑप्शन डी नगद के गबन से। आंसर क्या होगा? नगद के गबन से। फिर क्वेश्चन सुनो दोबारा, फिर नया क्वेश्चन सुनो। टिमिंग एंड लीडिंग का संबंध है। ऑप्शन ए नगद भुगतान के गबन से, ऑप्शन बी नगद प्राप्ति के गबन से, ऑप्शन सी नगद योग के गबन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। समझ में आ रहा है क्या? किसका संबंध है इसका? नगद प्राप्ति के गबन से। भुगतान में नहीं हो रहा, जो पैसा आ रहा है उसका गबन कर रहे हो। और तीसरा क्वेश्चन सुनो जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये नगद प्राप्ति के गबन का सर्वाधिक प्रचलित तरीका कौन सा है? टिमिंग एंड लीडिंग। तो बच्चों टिमिंग एंड लीडिंग क्या है? नगद प्राप्ति के गबन का, नगद प्राप्ति के गबन का सर्वाधिक प्रचलित तरीका, सर्वाधिक प्रचलित तरीका। दूसरी बात, इसमें एक ग्राहक से प्राप्त राशि का गबन कर लिया जाता है, गबन कर लिया जाता है। एक ग्राहक से प्राप्त राशि का गबन कर लिया जाता है तथा दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? टिमिंग एंड लीडिंग। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट बोलो यहां तक? सबके क्लियर है? तो ये आज आपका नगद प्राप्ति के गबन का भी मैंने तरीके बता दिए। इसको लेके किसी को डाउट है क्या टिमिंग एंड लीडिंग को? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मन में कोई शंका है तो पूछो। इस टॉपिक को लेके किसी के मन में कोई शंका है तो पूछो। देखो मन में कुछ तो चल रहा है, आप बताओ बेटा क्या चल रहा है मन में आपके? हाँ नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। 15 दिए तो क्या हो गए? 10 जमा कर दिए, ऐसे एडजस्ट कर दिया, उसके में 5 कर दिए, उसके में 10 कर दिए। समझ गए? ऐसा जरूरी नहीं कि 10-10 हजार, ये तो एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए।
और कोई डाउट? क्या बोल रहे हो? जेड का खाता तो गड़बड़ी रहेगा, मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो सर कोई ना कोई एक खाता तो क्या रहेगा, गड़बड़ी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। क्राइम नेवर परफेक्ट, क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता है। एक गड़बड़ रहेगा, पर वो गड़बड़ इतनी ज्यादा उलझ जाएगी कि खोजने वाला खोज नहीं पाएगा कि शुरुआत कहां से हुई। नहीं समझे? आप बताओ आपका नाम क्या है? मुकेश आगे है, मीणा। अब आप मुकेश मीणा हो, मैं गोयल हूं, ये किसने बनाया? आप हिंदू हो, ये मुस्लिम है, ये किसने बनाया? ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान बनाया था, सिर्फ इंसान बनाया था। ये जाति पाति धर्म किसने बनाए? हमने बनाए, हमने बनाए। मैं ना हिंदू धर्म को मानता हूं ना मुस्लिम धर्म को, हम तो कबीर पंथी हैं साहब। हम कोई पत्थर को नहीं पूछते, हम कोई प्रभु का नाम नहीं लेते। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मैं भगवान का सुमिरन नहीं करता, भगवान करते मेरा सुमिरन। नहीं समझे? ये बनाया किसने? अभी जो मैं आपके सामने बातें बोल रहा हूं ना, अगर मैं रोड पे खड़ा होकर बोल दूं, लोग मेरा इतिहास बना जाएंगे। एक आदमी था धर्म पे बोल रहा था, समझे? इतना उलझ गया ये मामला कि आज तक ये पता नहीं चला कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा, आज तक ही मालूम नहीं चला। तो ये इस तरीके से उलझ जाएगा, इतना उलझ जाएगा कि ऑडिटर की 7 पीढ़ियां ढूंढते ढूंढते थक जाएंगी कि शुरुआत कहां से हुई। लेकिन क्राइम नेवर परफेक्ट। बोलो समझ में आ गया? सबके क्लियर है? चलिए इतना ही करते हैं। आप यहां तक का पढ़ के आएंगे। कपट, कपट के ये प्रकार, कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन और संपत्तियों का गबन, ये 3 तरीके से होता है। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, जानबूझकर बुलाना, लेखांकन नीतियों का गलत प्रयोग। लेखा पुस्तकों में हेराफेरी कैसे होती है, इसके तरीके क्यों होते हैं, विंडो ड्रेसिंग और कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन में अंतर, और संपत्ति के गबन करने के तरीके कल बताऊंगा, और ये संपत्तियों का गबन और नगद के गबन के तरीके। क्लियर है यहां तक का? चलिए।